तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 70वें BPSC 2024 के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन पर। और ये सेट नंबर 1 है हमारा, यानी कि पहला सेट है ये 70वें BPSC एग्ज़ाम के लिए, जिसका डेट हालांकि अभी अनाउंस नहीं हुआ है, ना ही नोटिफिकेशन आया है। ऐसा संभावना है कि सितंबर 2024 में इसका नोटिफिकेशन आए। और क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद 30 दिन में फॉर्म भराता है, तो मान लीजिए अगर 4 या 5 सितंबर को आता है नोटिफिकेशन, तो हम ये मान के चलें कि लगभग जो मेरा अनुमान है वो 15 नवंबर तक इसके पेपर होने चाहिए प्रीलिम्स के BPSC 2024 के, यानी कि 70वें BPSC 2024 है ना। थोड़ी सी हम अब यहाँ पे क्या करें, सेट तो है ही हमारा, अब थोड़ी सी सिलेबस की अगर हम बात कर लें जो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो, लेकिन जो सामान्यतः रूपरेखा ऐसा है कि सामान्य विज्ञान, सामान्य भूगोल और इसके अलावा जो समसामयिक घटना है, करंट अफेयर है और जो इतिहास है, भारतीय इतिहास, उस पर सवाल पूछे जाते हैं। और कुछ प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था पर होते हैं। तो देखेंगे जो करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर में हम 2022, 23, 24, हालांकि 24 में मान के चलिए कि जुलाई तक पूछा जा सकता है सवाल इसमें। तो जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं। और बिहार करंट अफेयर के संदर्भ में आप 2022, 23, 24 थोड़ी सी देख लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपकी तैयारी के लिए। और इतिहास की अगर हम बात करें तो भारत का इतिहास तो रहेगा ही, साथ ही साथ बिहार का इतिहास रहेगा। और इतिहास में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम है उनके विषय में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका क्या रही है, इन दोनों पर भी इतिहास विषय से सवाल पूछे जाएंगे। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 19वीं सदी के पुनरुत्थान की प्रगति और चरित्र से संबंधित होंगे, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद से सवाल होंगे आज़ादी तक। इसके अलावा राष्ट्रवाद का भारत में क्या कितने स्टेप रहे हैं उस पर सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ स्वतंत्रता की प्राप्ति में जो देश के लोगों का क्या योगदान रहा है और बिहार का क्या योगदान रहा है, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं इतिहास। और अमूमन ये है कि बिहार और भारत दोनों मिला के लगभग 25 से 30 प्रश्न पूछे जा सकते हैं इतिहास से। और सामान्य मानसिक क्षमता से अगर हम बात करें तो इसमें भी अंकगणितीय सवाल रहेंगे, कुछ रीजनिंग रहेंगे और कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि आंकड़ों का विश्लेषण भी रहेगा। और सामान्य विज्ञान की अगर हम बात करें तो जो सामान्य दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली जो विज्ञान है उस पर आधारित प्रश्न होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले प्रश्नों में, आप इसमें भी मतलब आगे चल के देखेंगे प्रश्नों को तो आपको मिलेगा कि जो सामान्य स्तर यानी कि एक जो सामान्य व्यक्ति से उम्मीद कर सकता है वैसे सवाल होते हैं। और ये जो इनका स्तर है प्रश्नों का वो 10th लेवल तक का होता है, 10वीं तक के स्तर का पेपर होता है जो सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें। और भूगोल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भूगोल से भारत का सामान्य भूगोल और बिहार का भौगोलिक विभाजन, इसके अलावा जो बिहार में रिवर सिस्टम है या नदी प्रणाली है उन पर आधारित प्रश्न होंगे। और भारत और बिहार के भूगोल पर थोड़ी सी प्रश्न ज़्यादा फोकस करेंगे ये। साथ ही साथ भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की प्राथमिक विशेषताओं सहित देश के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे विषय भूगोल से। जबकि अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय राजनीति और बिहार की अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आए हैं उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था क्या चल रहा है देश में, और या फिर कौन सरकार कहाँ बना, या फिर कितने लोकसभा या राज्यसभा सीट हैं किस राज्य में, उस पर आधारित प्रश्न होंगे। साथ ही साथ पंचायती राज से संबंधित प्रश्न होंगे और सामुदायिक विकास और जो योजना बनी है देश में उन पर आधारित प्रश्न होंगे। तो जो प्रश्न है थोड़ी सी हम देख लें, ये जो हमारा प्रश्न सेट है असल में ये जो 60-62 जो 2017 में जो पेपर हुआ था उसका प्रश्न सेट है ये। तो पहला प्रश्न है हमारा, देखेंगे कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। विधायिका,
न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। बी विकल्प है कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। और सी है कि विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। और डी है कि राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। और ई विकल्प है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सही विकल्प ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि क्या है, जो सरकार का हमारे देश में संसदीय स्वरूप है, तो जिसका मतलब ये है कि जो सरकार का कार्यकारी शाखा है, इसका संसद पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नियंत्रण होता है। यानी कि जो मंत्रिपरिषद है वो लोग संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। तो जो संसदीय प्रणाली है, इसमें विधायिका और कार्यपालिका जो हैं, इनके बीच आपसी सहयोग और समन्वय पर कार्य किया जाता है। और न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो यहाँ पे मतलब हमारे देश में जो शक्तियों के संतुलन पे सरकार चलता है। यानी कि कोई भी एक दूसरे पर पावर का प्रदर्शन नहीं करता है, बल्कि समन्वय के साथ चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत या जन पंचायत, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, ग्राम पंचायत। अब थोड़ी सी अगर हम भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अगर हम बात कर लें, तो पंचायती राज व्यवस्था को भारत में सन 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रदान किया गया था। और इसमें क्या हुआ कि 3 स्तर पर पंचायतों का निर्माण किया गया। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान किया गया, और इसके बाद ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियों का निर्माण किया गया, और जिला स्तर पर जिला परिषद का निर्माण किया गया। और जो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, इसके तहत संविधान में एक नया भाग 9 क या 9A जोड़ा गया, और 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसके तहत पंचायत के लिए 29 यानी 29 कार्यात्मक मदों को जोड़ा गया, जिस पर कानून बनाने का काम करने का अधिकार जो है पंचायत को है। अब थोड़ी सी हम भारत में पंचायत का विकास को देख लें अगर हम, तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये 1950 के दशक से अपनी स्थापना के बाद कई बदलावों से भी गुजरा है। बहुत से नए कानून बने, संशोधन हुए और नीति बने। उनके आने से व्यवस्था जो है, पंचायती राज व्यवस्था है, समय के साथ साथ विकसित हुई है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले पंचायत के लिए बलवंत राय मेहता समिति आई थी सन 1957 में। तो इस समिति ने ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों से युक्त त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की। यानी कि सबसे पहले सन 1957 में ही जो बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी, इसने 3 त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का संस्तुति कर दी। यानी इसी ने सबसे पहले सिफारिश कर दी बलवंत राय मेहता समिति ने। इसके बाद अशोक मेहता समिति आता है 1977 में। तो इस समिति ने ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों से युक्त द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की। तो जो अशोक मेहता समिति है, इसने पंचायती राज संस्थाओं को अनिवार्य कराधान शक्तियां देने की सिफारिश भी की। इसके अलावा जो अशोक मेहता समिति है, इसने यह भी सुझाव दिया कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले अगर हम बात करें कि कहाँ पंचायती राज व्यवस्था लाया गया, तो जैसा कि 1957 में अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के निर्माण की सिफारिश की, तो उसी आधार पर 2 राज्य, जिसमें पहला राजस्थान और उसके बाद आंध्र प्रदेश, तो ये देश के ऐसे पहले राज्य थे जिन्होंने पंचायती राज प्रणाली को सन 1959 यानी कि 1959 में अपनाया था। और ये जो अशोक मेहता समिति है, इसने 130 से अधिक सिफारिशें प्रस्तुत की थी। इसके बाद आता है जी.के. राव समिति, जो कि 1985 में बनता है, और इसकी नियुक्ति जो है जी.के. राव समिति की, इसकी नियुक्ति योजना आयोग के द्वारा 1985 में की जाती है। और इसने पंचायती राज व्यवस्था के स्तर पर
नियमित रूप से चुनाव के आयोजन की सिफारिश की। यानी कि जी.के. राव समिति ने यह सिफारिश की थी, जो कि 1985 में बनी थी, कि जो चुनाव है भैया वो नियमित रूप से होने चाहिए, जो नहीं हुआ करते हैं वो होना चाहिए। इसके बाद सन 1986 में एक समिति आती है, एल.एम. सिंघवी समिति। तो इसका गठन जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा किया जाता है, और इस समिति की अनुशंसा ये थी कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए। यानी कि दो समिति, अशोक मेहता समिति और एल.एम. सिंघवी समिति, इन दोनों ने सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो ग्राम पंचायत हो जाएगा। अब अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है, यानी कि भूमि का रिकॉर्ड कौन रखता है। तो दिए विकल्प में पटवारी, लंबरदार, जमींदार, जेलदार या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो पटवारी रखता है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है। विकल्प ए है त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श या कानून की एकरूपता, या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो यहाँ पे सही विकल्प ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण, या और चौथा है कि योजना बनाने में गांवों की सहायता करना, और 5वां विकल्प है इसमें कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य है इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि ई विकल्प। ठीक है, अब देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र रूप से विकास करना रहा है। इसमें ग्रामीण लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना रहा है। और ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है हमारे देश भारत में सबसे पहली बार सन 1952 में शुरू किए गए थे। इसके कुछ जो मुख्य उद्देश्य थे, पहला ये था कि ग्रामीण गरीबों के जीवन में सुधार लाया जाए, दूसरा ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाए, और ग्रामीण लोगों में सामुदायिक भावना को विकसित किया जाए। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक। ठीक है, अब आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 6 देखें। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब देखिए पोस्टमार्टम मतलब कब किया जाता है, जब किसी की अप्राकृतिक तरीके से मौत होती है तो लगता है कि संकित मामला है, तो वहाँ पे पोस्टमार्टम किया जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा होगा। प्रतिषेध यानी क्या होता है, निषेध होता है, रोक देना। तो इसमें क्या होता है, प्रतिषेध में जो हाई कोर्ट होता है या सुप्रीम कोर्ट होता है, तो ये अपने अधीनस्थ न्यायालय या जो अधिकरण होते हैं या जो न्यायालय होते हैं, तो उनको जो उनका न्याय क्षेत्र है उससे उच्च न्यायिक कार्य करने से रोकने के लिए प्रतिषेध जो है जारी किया जाता है कि भाई साहब रुको, आप मत करो, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये प्रतिषेध हो गया। अब परमादेश की बात करें तो परमादेश कैसा है कि हम आदेश देते हैं, मतलब एक नियंत्रण होता है जिसमें क्या करता है, जो न्यायालय होता है ये सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है कि आप मतलब पूछ ले कि भाई आप इसके लिए अथॉराइज्ड हैं या नहीं, कि बस यूं ही करे जा रहे हैं आप, तो ये परमादेश हो गया, है ना। तो यहाँ पे पोस्टमार्टम के बारे में पूछ रहा है। तो आगे अगर हम देखेंगे तो आगे है उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण को मतलब इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो सूचना देना या प्रमाणित होना है। तो उत्प्रेषण को अंग्रेजी में सर्टियरी भी कहा जाता है, सर्टियरी कहा जाता है, सर्टियरी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि सूचना देना या प्रमाणित करना। तो इसमें क्या होता है कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर किया जाता है। मतलब क्या है कि जब जो निचली अदालत होती हैं उनके द्वारा जो
पहले से कोई आदेश को अगर पारित कर दिया जाता है तो उनको रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की जो रिट है ये सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। तो ये सिर्फ जुडिशरी मामलों में ही हो सकता है, अन्य किसी मामलों में नहीं उत्प्रेषण। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर या मेघालय? तो इसके लिए आप यार फिर मैप देख लें। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर के नीचे है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की बात करें, सॉरी अरुणाचल प्रदेश जो है ये चीन से लगा हुआ है और ये अपने नॉर्थ ईस्ट में है, जबकि हिमाचल प्रदेश जहाँ से हम सेब खाते हैं ज़्यादातर, तो हिमाचल प्रदेश ये जम्मू और कश्मीर के नीचे है, लद्दाख के नीचे, पंजाब के बीच में है ना। बड़ा प्यारा स्टेट है हिमाचल प्रदेश, और ये अभी थोड़ी चर्चा में भी रहा है क्योंकि यहाँ के जो सांसद हैं कंगना रनौत, मंडी इनका क्षेत्र है, वहाँ से हैं ये। और मणिपुर जो कि सेवन सिस्टर स्टेट में मतलब सेवन सिस्टर में आती है मणिपुर, जिसका कि म्यांमार, जी हाँ म्यांमार से सीमा लगता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है इसका मणिपुर। और मेघालय की बात करें तो ये क्या कहते हैं अपना बांग्लादेश से सीमा लगता है इसका मेघालय का। थोड़ी सी मैप देख लें आप तो अच्छा रहेगा। तो देखिए अब क्या है कि बताना है कि भाई किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है ना वो 68 है, और अरुणाचल प्रदेश यानी कि ए विकल्प में, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो 60 है, हिमाचल प्रदेश में 68 है, 68 है, मणिपुर और मेघालय इन दोनों जगहों पर 60-60 है। आपको बताना है कि किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है वो अधिक है, यानी कि 68 है यहाँ, तो सही विकल्प बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अब आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है कि भारत की वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? जो वरीयता क्रम है कि यानी कि भारत में सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, तो नंबर 1 पे कौन है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं, और नंबर 2 पे आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो विकल्प है कि यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। अब देखिए ये जो यूपीएससी का अध्यक्ष हैं ये आते हैं 9 क में, इन्हीं के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त आते हैं। इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये दोनों साथ में आते हैं 9 का, मतलब ये तीनों यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अभी आपको देखना है वर्तमान में कि यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो ये इससे भी पूछा जा सकता है कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है ये भी आप जान लें, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है ये भी जान लें तो अच्छा रहेगा। तो ये जो तीनों हैं मतलब यूपीएससी के चेयरमैन और मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये जो वरीयता क्रम है इसमें ये 9 क में तीनों साथ साथ आते हैं। जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो ये 17वें नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो ई हो जाएगा कि पहले कौन आता है, तो ए बी सी तीनों साथ में आते हैं, तो इनकी संख्या 1 से अधिक है, तो सही विकल्प यहाँ पे ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से 1 से अधिक। जबकि जो सीजे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अगर उनकी बात करें तो वो 6वें नंबर पर आते हैं वरीयता क्रम में, तो यहाँ पे सही विकल्प ई। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे हम। तो प्रश्न नंबर 9 है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण भारत में कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, वित्त आयोग, नाबार्ड, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से 1 से अधिक। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे कि CACP कहा जाता है, यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग।
तो न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी की बात करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, असल में यह वह मूल्य होता है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है, और इसके लिए सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से किसानों का समर्थन करती है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो दर होता है जिस पर सरकार जो है किसानों से उनका फसल खरीदने का काम करती है, और यह किसानों के जो उत्पादन लागत है उससे कम 1.5 गुना अधिक होती है। अब बात कर लें कि एमएसपी में जो फसलें शामिल हैं, तो कुल 22 फसल शामिल हैं गन्ना के अलावा। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा सरकार को 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य की सिफारिश की जाती है। तो जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि CACP है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, तो ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्नक कार्यालय है। इसके अलावा जब एमएसपी की सिफारिश की जाती है तो एमएसपी की सिफारिश करते समय CACP जो है ये A2+FL और C2 प्रकार की लागतों पर विचार करती है। हालांकि CACP जो है मेनली A2+FL लागत की गणना के प्रतिफल मतलब की गणना को ही प्रतिफल के रूप में मानती है और A2+FL लागत को ही कंसीडर करती है। अब थोड़ी सी हम बात कर लें कि जो गणना की तकनीक है वो क्या है, तो हम देखेंगे कि 3 प्रकार की तकनीक अपनाई जाती है। पहला है A2, दूसरा है A2+FL और तीसरा है C2। तो जैसा कि पहले बताया कि इसमें 22 फसल शामिल हैं, तो जिसमें जो 14 फसल हैं वो खरीफ की फसलें हैं। खरीफ फसल तो वही जो बरसात में बोई जाती हैं, यानी कि जून जुलाई के महीने में जिनका बुआई किया जाता है खरीफ की फसलें, और 6 रबी फसल हैं और 2 वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। और जो एमएसपी की सिफारिश संबंधी कारक है, अगर हम इसकी बात करें तो किसी भी फसल के लिए एमएसपी की सिफारिश करते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा कृषि लागत समेत जो बहुत सारे कारक होते हैं उन पर भी विचार किया जाता है, जो कि फसल के लिए आपूर्ति और मांग की स्थिति, साथ ही साथ बाजार मूल्य की प्रवृत्ति क्या है, जिसमें घरेलू और वैश्विक दोनों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों के बीच जो व्यापार की शर्त हैं, इन सभी कारकों पर ही विचार करके एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। अब यह है कि उत्पादन लागत की जो गणना की जाती है किस प्रकार से की जाती है, तो ये 3 प्रकार का, जैसा कि पहले बताया 3 प्रकार का होता है। A2 हो गया, A2+FL और C2। तो जो A2 होता है तो इसमें क्या है कि किसान के द्वारा जो बीज, खाद, कीटनाशक, उनका मेहनत और पट्टे पर जो ज़मीन भूमि ली जाती है वो, इसके अलावा जो उसमें ईंधन होता है, ईंधन लगता है, जैसे अगर पानी देना है या कुछ भी काम करना है तो जो उसमें ईंधन खर्च होगा वो, और जो सिंचाई है, तो इन पर जितने भी जो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं उसको शामिल किया जाता है A2 गणना में। जबकि A2+FL गणना की अगर हम बात करें तो A2+FL में क्या होता है कि A2 तो आ ही जाता है, इसके अलावा जो पारिवारिक श्रम का एक मूल्य, जो जितने लोग मिलकर काम करते हैं जिनको वेतन नहीं दिया जाता, जैसे जिनका खेत है अगर वो खुद भी काम कर रहे हैं तो उसके लागत को नहीं जोड़ा जाता है सामान्यतः, तो ये भी जोड़ने का काम ये आयोग करता है। तो ये A2+FL हो गया। उसके बाद जो C2 है, तो जो C2 है ये व्यापक लागत की प्रणाली है। इसमें क्या करता है, इसके अंतर्गत जो है A2+FL तो शामिल ही है, इसके अलावा जो किसान के स्वामित्व वाली भूमि होती है और जो अन्य अचल संपत्ति है उनके लिए जो किराया है और जो उनका ब्याज दर लगता है उसको भी शामिल किया जाता है। तो जो CACP है यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, ये मेनली A2+FL के हिसाब से ही एमएसपी तय करती है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 10 है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? मुद्रा से, जीडीपी से, जनसंख्या से, या जीएनपी से, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक? तो ये देखिए, जो हिंदू वृद्धि दर है ना, असल में ये जीडीपी से संबंधित है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद से। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 11वां है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था, यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में पूछ रहा है कि 2011 सेंसस में कितना था।
935, 934, 933 या 932 या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए 2011 की जनगणना में बिहार में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था, यानी कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जो रेशियो था वो था 935, यानी कि 935। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और 2011 की बात हो रही है, जबकि 2001 की बात करें तो 2001 में जो था भारत में बिहार में यह 942 था, यानी कि बाल लिंग अनुपात जो है ज़्यादा था, इसका ह्रास हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार। और लिंगानुपात की बात कर लें कि ओवरऑल यानी कि पूरे बिहार में जो सेक्स रेशियो है उसकी अगर हम बात करें तो वो 918 है, और जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। राष्ट्रीय औसत यानी कि देश की जो सेक्स रेशियो है वह 940 है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार की कुल आबादी है वो 10,38,04,637 है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। और जनसंख्या के मामले में बिहार जो है देश का तीसरा बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में, ठीक है। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लें हम तो 2011 में जो बिहार की कुल जनसंख्या है उसका 89 यानी कि 89% जो है ये जो हिस्सा है ये ग्रामीण आबादी का था। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे तो जो बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला की अगर हम बात करें तो वो जिला किशनगंज है, जहाँ की 971 था। जबकि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है, जो कि हमारा जिला है वैशाली जिला, यहाँ पे कम है, 904 है। कोशिश करेंगे इसको ठीक करने का। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला की अगर हम बात करें बिहार में तो वो जो जिला है वो पटना है, जहाँ की आबादी 25,14,590 है एजे 2011 सेंसस। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिला की अगर हम बात करें तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, शिवहर जिला का है ये, शिवहर, जहाँ की आबादी जो है मात्र 28,116 है। जिले की बात कर रहे हैं, ठीक है। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत अगर हम बात करें तो पटना में पाया जाता है 43.07%। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की अगर हम बात करें तो यह समस्तीपुर में पाया जाता है 3.47%, समस्तीपुर जिले में। और बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट की अगर हम प्रतिशत की बात करें तो यह 15.9% है। जबकि बिहार राज्य में विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो 243 है, जबकि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो है बिहार के संदर्भ में वो 75 है, क्योंकि बिहार में जो है द्विसदनी है, मतलब विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनकी संख्या 75 है। और बिहार राज्य में जो वन पाए जाते हैं उनका प्रकार जो है पर्णपाती है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 12 है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण साक्षरता विकास कार्यक्रम, ग्रामीण रेलवे कार्यक्रम, या ग्रामीण लोगों के लिए उन्नत संचार लिंक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो नंबर ए हो जाएगा कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, या जिसे कि IRDP कहा जाता है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो जिसे कि IRDP कहा जाता है। तो इस कार्यक्रम का शुरुआत जो है छठवें पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, यानी कि इसे शुरू जो है छठवें पंचवर्षीय योजना में किया गया था। छठवां पंचवर्षीय योजना जिसका जो समय था 1980 से 1985 का समय था, ठीक है। और ये जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, हालांकि इसकी शुरुआत जो है सन 1978 में हुई थी और 1980 में इसे लागू किया गया, इसलिए यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। और इसका छठी पंचवर्षीय योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया। तो ये जो कार्यक्रम था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का उद्देश्य था जो वंचित लोग हैं उनको रोजगार के विकल्प और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अवसर प्रदान करना, ठीक है। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 13 देखिए हम। प्रश्न नंबर 13 है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उनमें से एक से अधिक। तो यहाँ पे सही विकल्प
सी हो जाएगा कि अंत्योदय कार्यक्रम जो है सबसे पहले राजस्थान राज्य में शुरू किया गया था। सॉरी, डी विकल्प राजस्थान। ठीक है, तो अंत्योदय अन्न योजना, जिसे कि AAY भी कहा जाता है, ये लाखों गरीब परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाला भोजन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा एक प्रायोजित योजना है, जिसे कि 25 दिसंबर सन 2000 को लॉन्च किया गया था। इस समय देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जबकि इस योजना को तत्कालीन केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जिनका नाम था N श्री विष्णु, उनके द्वारा विकसित किया गया था और NDA सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। जैसा कि पहले बताया, इस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 14 है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं अपनी भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्या कहलाता है? जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, दहसाला प्रथा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, रैयतवाड़ी प्रथा। इसमें क्या है, किसान खुद अपना जो लगान था वो सीधे कंपनी को दिया करता था, रैयतवाड़ी प्रथा कहलाता था। हालांकि रैयतवाड़ी प्रथा मतलब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि रैयतवाड़ी प्रथा के तहत देश के 51% भूमि जो है इसमें शामिल था। और रैयतवाड़ी प्रथा की अगर हम बात करें तो 1820 में इसे मद्रास का जो तत्कालीन गवर्नर, जिसका नाम गवर्नर टॉमस मुनरो था, उसने यह व्यवस्था प्रारंभ की थी और मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों पर लागू की गई और लगभग 51% भूमि जो है देश की इसके अंतर्गत आई। तो इसमें क्या था, किसानों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया था कि भाई ठीक है, आप जोतो और जो टैक्स है वो हमको दो, मतलब जो कर है वो हमको दो, भू राजस्व का भुगतान करो। तो बम्बई में इस व्यवस्था को लागू करने में बम्बई के जो तत्कालीन गवर्नर थे, जिनका नाम एल्फिंस्टन था, उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके लिए जैसे अगर मुंबई घूमने गए हों तो लोकल ट्रेन में अगर आप बैठे हों तो एक जगह का नाम एल्फिंस्टन आता है, जो इसीलिए आता है क्योंकि उन्होंने वहाँ पर रह के काम किया और वो वहाँ के 1819 से 1827 तक बम्बई के गवर्नर थे। तो रैयतवाड़ी प्रथा में होता ये था कि जो भू राजस्व का निर्धारण है ये वास्तविक उपज की मात्रा पर न होकर जो भूमि होता था उसके क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। इसके अलावा मतलब ऐसा तर्क दिया गया कि जो व्यवस्था है भारतीय कृषकों और कृषि के अनुरूप है, लेकिन वास्तविकता जो थी वो बिल्कुल इससे अलग थी। इसमें क्या था, सनसेट नियम निर्धारित कर दिया गया था कि मतलब आपको जो निश्चित समय है उस दिन सूरज डूबने से पहले आपको भूमि का राजस्व भुगतान कर देना है, नहीं कर पाने की स्थिति में आपको भूमि के मालिकाना हक से हटा दिया जाएगा। और सरकार क्या इसमें करती थी कि मनमाने तरीके से राजस्व वसूलने के लिए इस व्यवस्था को लाई थी, क्योंकि जो जमींदारी प्रथा थी उसमें उसको फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो इसके लिए रैयतवाड़ी प्रथा लेके आई। और इसमें मतलब ज़बरदस्ती लोग जो किसान थे उनसे खेत भी जुतवाया जाता था, ये भी किया गया इसमें। तो इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यही था कि किसान का भूमि पर मालिकाना हक तब तक ही रहता था जब तक कि वह लगान की राशि सरकार को निश्चित समय के भीतर अदा करती रहे, और अगर इसमें चूक जाते थे तो उसको हटा दिया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे जो सही विकल्प है वो बी, रैयतवाड़ी प्रथा हो जाएगा। अब आगे बढ़ें, देखें जो 15वां प्रश्न है और इस सेट का हमारा अंतिम है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? डायरेक्ट मनी। ठीक है, प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। अब प्रत्यक्ष वित्त का मतलब क्या होता है कि आप वहाँ से गए, पैसा ले लिए। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में क्या होता है, आप जाते हैं, भरते हैं पर्ची उर्ची, आप पैसा ले लेते हैं तत्काल। कोई योजना है, ऋण भी लेना है तो आप जाकर सीधे वहाँ से ले लेंगे। भारतीय स्टेट बैंक में भी ये भी यही काम करता है, लेन देन का काम करता है। इलाहाबाद बैंक है, ये भी यही काम करता है। लेकिन आपसे पूछा है कि प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत कौन नहीं है, तो जो नाबार्ड है ये प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। क्यों? क्योंकि नाबार्ड क्या है, सब्सिडी प्रदान करता है बैंकों के माध्यम से, खुद काम करता है लेकिन पब्लिक के लिए करता है काम। नाबार्ड जो है पब्लिक के लिए करता है काम, लेकिन पब्लिक जाके डायरेक्ट उससे नहीं मिल सकता, बल्कि किसी बैंक के माध्यम से नाबार्ड जो है काम कराती है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि इनमें से जो है प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नाबार्ड नहीं है। तो साथियों ये था
70वें बीपीएससी 2024 के लिए हमारा मॉडल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट और सेट नंबर 1 था ये हमारा। बाकी और वीडियो अगले वीडियो में, अगले सेट में। तब तक आप कमेंट करके ये भी बता दें कि मतलब एक वीडियो में एक ही टॉपिक को कवर करें, एक ही टॉपिक इन द सेंस कि एक ही विषय को करें, जैसे कि अगर ज्योग्राफी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी ही करें, या फिर रैंडम यानी जो भी आ रहा है चलने दें। थोड़ी सी आप भी अपना बात रखें ताकि चीज़ों को और बेहतर कर पाऊँ आपके लिए, आपके तैयारी के लिए। और हाँ, सीट की अगर हम बात करें तो सीट अभी तो फ़िलहाल 250 आया, मान के चलते हैं 1000 भी आए तो उससे आपको क्या, आपको एक सीट से मतलब है, आपको एक सीट पे ध्यान देना है, आपको निकालना है ना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद, जय।